नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। सो आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने 7 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर अप करे हैं। द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स नाउ आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। एक तो होता है हमारा परचेज। व्हाट इज परचेज? परचेज का मतलब तो सभी को पता है, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं। सो अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है किसी सप्लायर से फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कस्टमर्स को बेचने के लिए, जब पहले एक बिजनेस परचेज करता है कुछ सामान को हम बोलते हैं परचेज। देखिए, गुड्स परचेज फॉर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न क्या है? मैंने जो परचेज करा था वो ही वापस रिटर्न करा। अब मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज करे, लेट्स सपोज वो रॉ मटेरियल कुछ डिफेक्टिव निकले या फिर सही नहीं है, अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो मैं उन्हें वापस सप्लायर को रिटर्न कर रही हूँ। When purchased goods are returned to the supplier. नेक्स्ट क्या है? सेल्स। जैसे परचेज वैसे ही सेल। अब सेल क्या होता है? मैं बीइंग अ बिजनेस, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हूँ, किसे? कस्टमर को। तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ? सेल्स। जब अ बिजनेस इज सेलिंग इट्स गुड्स टू द कस्टमर, इट इज कॉल्ड सेल। और इस सेल में मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पास जो वो प्रोडक्ट की या वो गुड की जो ओनरशिप है, उस ओनरशिप को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। किसे ट्रांसफर कर रही हूँ? कस्टमर्स को। मेरे पास ये मार्कर है। अब ये मार्कर फिलहाल मेरे पास है, मेरे बिजनेस में है, तो ये मेरी कमोडिटी है, मेरी चीज़ है, मैं इसकी ओनर हूँ। अब जब मैंने ये मार्कर कस्टमर को सेल कर दिया और उसने मुझे पैसा दे दिया, तो अब यहाँ पे मेरा इस मार्कर से रिश्ता खत्म। क्यों? क्योंकि इसकी ओनरशिप अब किसकी हो गई? कस्टमर की हो गई। मेरे पास साड़ियाँ थी, मेरी साड़ियों की दुकान है, मेरे पास साड़ियाँ थी, जब तक मेरे पास है वो मेरी ओनरशिप है उस साड़ी पे। अब साड़ी को सेल करने के बाद मेरे पास पैसे आए कस्टमर से, अब उस साड़ी की ओनरशिप किसकी हो गई? कस्टमर की हो गई। अब उस साड़ी के साथ वो कुछ भी करे, वो पहने या किसी और को दे, वो उसका डिसीजन है, मेरा नहीं, मुझे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पैसे आ गए। राइट? तो सेल क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द कस्टमर्स बाय द बिजनेस। डन। और वो ही सेल्स रिटर्न्स क्या होता है? जब कस्टमर को सेल करा, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव निकला, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो वापस मुझे रिटर्न कर रहा है। किसको? बिजनेस को। कौन? कस्टमर। ठीक है, देखिए, रिटर्न्ड गुड्स बाय द कस्टमर्स, द गुड्स विच आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स टू द बिजनेस आर सेल्स रिटर्न। देन कम्स योर स्टॉक। अभी स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखा है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो बिजनेस का माल होता है जो बिजनेस ने खरीदा था लेकिन अब तक बेचा नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने खरीदे थी लेटेस्ट से 100 किताबें। अब इस 100 किताबों में मैंने ऑलरेडी सेल कर दी है 40 किताबें। अब रिमेनिंग किताबें कितनी है मेरे पास? 60। तो 40 तो मैंने सेल कर दी, और ये जो 60 है वो क्या रह गई? बाकी रह गई। जो ये बाकी 60 किताबें हैं जिनको मैंने सेल नहीं करी है, उसको मैं क्या टर्म दूंगी? उसको मैं बोल दूंगी ये मेरे बिजनेस का स्टॉक है। ये मेरे बिजनेस का स्टॉक है। जो गुड्स अनसोल्ड है उसको मैं क्या बोलूँगी? स्टॉक बोलूँगी। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मटेरियल्स की, मैंने सपोज खरीदा 10 किलो का मैदा, मैंने खरीदा 10 किलोज मैदा खरीदा। उस 10 किलोज में मैंने क्या करा? यूज़ करा 10 kg का मैदा खरीदा। उस 10 kg में मैंने लेटेस्ट से 7 kg यूज़ करा। 7 kg तो मैंने यूज़ कर लिया। किस में यूज़ करा? टू मेक दी केक बनाने के लिए यूज़ कर लिया। अब बाकी जो 3 kg का मैदा है वो मैंने यूज़ ही नहीं करा। ये क्या हो गया? अनयूज्ड मटेरियल रह गया। ये क्या हो गया? अनयूज्ड हो गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे? अगेन ये मेरे बिजनेस का क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। सिंपल शब्दों में देखो, जो गुड्स अनसोल्ड है, जिसको मैंने सेल नहीं करा है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। जो मटेरियल्स अनयूज्ड है, जिसको मैंने यूज नहीं करे हैं अब तक, उसको मैं क्या बोलूंगी? स्टॉक। देखिए, सेम चीज यहाँ पे है। स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स और अनयूज्ड मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैंने यूज नहीं करे हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। अब स्टॉक में भी 2 टाइप आते हैं। स्टॉक में 2 टाइप है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं।
तो मैंने कितने खरीदे थे बच्चों? किताबें मैंने कितनी खरीदी थी? 100 किताबें खरीदी थी। 100 किताबों में से मैंने कितनी यूज़ करी? 40 यूज़ करी। अब 40 यूज़ करी। ओके, एक और चीज़ इसको बोलने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम बात करते हैं पहले समथिंग कॉल्ड एज फिनेंशियल ईयर। ये फिनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अब देखिए, पढ़ाई तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से, नर्सरी से ही कर रहे हो। अब आप हर साल अपनी पढ़ाई, हर क्लास में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एनुअल रिजल्ट्स मुझे मिले। आप पूरे साल पढ़ाई करी, पूरे साल टेस्ट दिए, सब कुछ करा, और एट द एंड आपको चाहिए रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको क्यों चाहिए? ताकि आप देख सको कि आपने पूरे साल में कितना अच्छा करा, कितना बुरा करा, क्या है आपका पढ़ाई का स्टेटस। यस, आप ये तो नहीं बोल सकते ना मैं 10th में जाके फाइनली 1st से 10th पूरी पढ़ाई खत्म करूंगा और फिर 10वीं क्लास में मैं देखूंगा कि मेरे पास कितना मैंने अच्छा रिजल्ट करा है, अच्छा रिजल्ट स्कोर करा है, कैसे करा है। वो आप 10 सालों बाद तो नहीं देखोगे। 10 साल बाद आपको पूरा ये पता ज़रूर चल सकता है कि आप कैसे हो पढ़ाई में। 10th बोर्ड के रिजल्ट जैसे आए उस पर आप खुद को जज कर सकते हो कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं वैसे पढ़ता हूँ। बट क्या आप कंप्लीटली एट दी एंड 10th में ही डिसाइड कर सकते हो पूरा कि नहीं मुझे 6th के रिजल्ट ही नहीं चाहिए, 7th के रिजल्ट ही नहीं चाहिए? नहीं ना। आप क्या करोगे? हर साल रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, जस्ट टू सी हाउ हैव यू डन इन द होल ईयर, व्हाट हैव यू डन इन द होल ईयर, व्हाट इज योर इम्प्रूवमेंट, वेयर यू हैव टू इम्प्रूव, कहाँ आप लैक कर रहे हो, कहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक साल में आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो, रिजल्ट मांगते हो। वैसे ही एक बिजनेस 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, कितने भी साल चले, हर साल बिजनेस क्या करता है? हर साल अपना स्टेटस देखता है, अपना पोजीशन चेक करता है कि बिजनेस में कैसे काम हुआ है, कहाँ कितना खर्चा हुआ है, बिजनेस में कितना पैसा कमाया है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, बिजनेस में पैसे कितने गए हैं, बिजनेस में पैसे कितने आए हैं, बिजनेस में कितना माल बचा है, बिजनेस में कितना फर्नीचर है, कितना एसेट है। सारी चीज़ें बिजनेस चेक करती है एवरी ईयर। अब ये एवरी ईयर कब होता है बच्चों? हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। अब हमारा कैलेंडर ईयर, मतलब जो कैलेंडर आप देखते हो उस कैलेंडर में हमारा पहला दिन, पहला महीना कौन सा होता है? वो होता है 1 जन और एंड होता है 31 दिसंबर, करेक्ट। बट ये कैलेंडर ईयर बिजनेसेस में फॉलो नहीं होते, अकाउंट्स में फॉलो नहीं होते। बिजनेस में अकाउंटेंसी करते टाइम, अकाउंटिंग करते टाइम कौन सा ईयर फॉलो होता है? फिनेंशियल ईयर फॉलो होता है। और वो फिनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। आई होप यहाँ पे समझ आया। और ये फिनेंशियल ईयर होता है 12 महीनों का, जस्ट लाइक आवर कैलेंडर ईयर, ठीक है। अब ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओपनिंग क्या होता है? 1st डे ऑफ द फिनेंशियल ईयर। सो 1st डे ऑफ फिनेंशियल ईयर कब होता है? 1 अप्रैल। और क्लोजिंग कब होता है? 31 मार्च, करेक्ट। अब हम इसी को ओपनिंग क्लोजिंग, ये जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट है, इसी को यूज करके क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक समझेंगे। ये अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमने साल के पहले दिन कैलकुलेट करा कि साल के पहले दिन मेरे पास है 100 किताबें, मेरे पास है 100 किताबें। अब इन 100 किताबों में मैंने कितने सेल करे? मैंने सेल करे हैं 40 किताबें। अब रिमेनिंग मेरे पास कितनी किताबें हैं? 60 किताबें। तो साल के पहले दिन जो स्टॉक था उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। साल के एंडिंग में जितना रिमेनिंग स्टॉक है उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब लेट अस से ये हो गया हमारा 2023-24 का ईयर। 23-24 मतलब कैसे होगा बच्चों? ये होगा 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 24 को एंड होगा। ये हो गया 23-24 का ईयर। अब इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब 31 मार्च 24 अगर एंडिंग है तो इसका नेक्स्ट डेट क्या होगा बच्चों? 1/4/24 होगा। और इसका एंडिंग डेट क्या होगा? ये अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब होता है? 31 मार्च को एंड होगा। और नेक्स्ट ईयर आएगा, ये नेक्स्ट ईयर कब होगा? 25,
करेक्ट। सो अभी यहाँ पे देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, अब ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट पे हुआ? 31/3/25 को हुआ। अब 31/3 की नेक्स्ट डेट क्या है बच्चों? 31/3 की डेट है 1/4/25। इसका नेक्स्ट डेट क्या हो गया? 1/4/25। अब ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा नया साल, नए साल का पहला दिन। तो नए साल के पहले दिन क्या होगा? अपना ओपनिंग शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है एक साल का, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ये जो ओपनिंग स्टॉक आया है, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था और अब इस साल का ओपनिंग स्टॉक बना है। समझ आया? नहीं आया? रिवाइंड करो, एक और बार सुनो, समझ 100% आ जाएगा। तो फिलहाल तो बस एक बार के लिए तो ये समझिए कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है जो साल के स्टार्टिंग में और एंडिंग में रहता है। अब बात करते हैं हम इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है? अब जैसे कि स्टॉक हमने जस्ट पढ़ा, स्टॉक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक आता है इन्वेंटरी में। सो इन्वेंटरी का एक छोटा पोर्शन है ये स्टॉक। इन्वेंटरी क्या है? अगेन वेरी सिंपल बच्चों, इन्वेंटरी में सारे गुड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब इन्वेंटरी में क्या आता है? इन्वेंटरी में आता है रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी में आता है वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंटरी में आता है फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंटरी में आता है अपना स्टॉक। तो ये क्या होता है? जस्ट सिंपल शब्दों में समझते हैं। इन्वेंटरी मतलब बिजनेस में अब मैंने खरीदा मैदा, शुगर, कोको पाउडर, ऑयल, घी, जो भी मुझे केक बनाने के लिए सामान चाहिए था, वो सारा सामान खरीदा। वो सारा सामान क्या हो गया? रॉ मटेरियल, करेक्ट। अब इस रॉ मटेरियल को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किस में? इनटू अ प्रॉपर केक में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे एकदम से केक नहीं बनाना, मैं सामान मिक्स करके, अभी मैदा, शुगर वगैरह मैं सब मिक्स करके रख देती हूँ। जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं उसको प्रॉपर केक बना दूंगी। पहले ही बना के रख दूँ, कोई परचेज ना करे तो वेस्ट हो जाएगा, तो मैं सब चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ और बाद में मैं उसको बना दूंगी। ठीक है, तो जब मैं रेडी करके सामान रख रही हूँ, जैसे लेटे से मैदा, शुगर वगैरह सब मैंने मिला दिया है, बेक करना बाकी है, तो जब तक मैं उसको बेक नहीं करूँगी मैं उसको बोलूँगी वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्रोग्रेस में है, ये काम प्रोग्रेस में है, अभी फिनिश्ड गुड्स बना नहीं है, फिनिश्ड गुड बनेगा। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड जब तक नहीं बन रहा वो क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब मैं केक बना दूंगी वो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड हो जाएगा। और एट दी एंड स्टॉक बना, अगर बच गया कुछ सामान फिर भी, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। सो इन्वेंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। समझे? ज़्यादा फास्ट नहीं हुई आई सपोज, समझ तो आ गया होगा। एक और बार, रॉ मटेरियल क्या क्या आता है इन्वेंट्री में? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स है। इस ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, एक आता है डेटार और एक आता है बिल्स रिसीवेबल्स। मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था। डेटार कौन है? डेटार वो पर्सन है जिससे बिजनेस को अभी पैसा मिलना बाकी है। डेटार इज अ पर्सन हु ओव्स द मनी टू द बिजनेस, ओव्स द मनी टू द बिजनेस, जिससे बिजनेस को पैसा मिलना है। मैंने किसी को सेल करा, उसने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, वो हो जाएगा मेरा डेटार। और अगर इसी डेटार के नाम पे मैंने एक बिल बना दिया और बिल पे इस डेटार का सिग्नेचर ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल हो जाएगा। दोनों जगह पे क्या है? पैसा मिलना है, पैसा आना है, आया नहीं है। तो अगेन एक और, ये ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस का क्या होता है? असेट होता है। कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन आता है? एक तो आता है डेटार, एक आता है बिल्स रिसीवेबल। डेटार जिससे पैसा आना है, बिल्स रिसीवेबल जिससे पैसा आना है बट उसके नाम पे एक बिल बना हुआ है, सिग्नेचर लिया हुआ है। वैसे ही आएगा हमारा ट्रेड पेएबल, ये भी सेम हो गया। ट्रेड पेएबल क्या है? ट्रेड पेएबल में दो चीज़ें आती है, यहाँ पे आती है एक क्रेडिटार और एक आता है बिल्स पेएबल्स। अब एक क्रेडिटार क्या है बच्चों? क्रेडिटार वो आदमी है,
वो सप्लायर है जिसको बिजनेस, टू हुम द बिजनेस ओव्स द मनी। मैंने किसी से खरीदा, मैंने किसी सप्लायर से माल खरीदा, पैसा नहीं दिया, वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। उस बंदे के नाम पे, उस बंदे के नाम पे, अगर उस बंदे के नाम पे नहीं, हमारे नाम पे, सॉरी, हमें पैसा देना है। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारे नाम पे मैं एक बिल बनाऊंगा। जब हमारे नाम पे एक बिल बन जाता है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है बिल्स पेएबल। ओके, अल्टीमेटली पर्सन एक ही है जिसको हमें पैसे देने हैं। अगर उसके नाम पे कोई बिल नहीं बना है तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे, बिल बन गया है तो बिल्स पेएबल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके, नेक्स्ट होता है वोचर। वोचर क्या होता है? वोचर, वाउचर, व्हाटएवर। तो ये वाउचर क्या होता है? एक वाउचर वो होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? ये स्पेसिफाई करता है कि आप जब आपके अकाउंट्स बनाओगे बिजनेस में, जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, उस अकाउंट्स में आप डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, उसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन देता है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में एक अकाउंट पढ़ा था। अकाउंट टी फॉर्म में होता है जिसका एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, LHS, RHS पढ़ा था, याद है? अब ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? ये वाउचर जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बताता है कि हमें कौन सा आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अगेन ये हमारा एक चैप्टर, एक फर्दर कॉन्सेप्ट वापस आएगा जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक फिलहाल के लिए तो बस इतना सा जान लीजिए। वाउचर क्या है? इट्स स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कौन से को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंड फिर बात करते हैं हम हमारे डिस्काउंट की। ये डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट वो अमाउंट होता है, ओके, एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं। लेट्स से मैं एक आइटम बेच रही हूँ, हम लोग साड़ियों में डील कर रहे हैं तो हम साड़ी की बात करते हैं। अब मैंने बोला 1000 रुपये की साड़ी है, मैं बोल रही हूँ कि अब मैं मेरे ये सामान निकालना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी? इस 1000 रुपये के बदले 900 रुपये ही फिक्स कर देती हूँ। अब जो भी कस्टमर आएगा, ये 1000 रुपीज़ की साड़ी मैं कितने रुपए में दे रही हूँ? 900 रुपये में दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट। अब एक और बंदा आया, वो बोल रहा है कि ठीक है, मुझे ये साड़ी पसंद आई, मैं दे दूँगा, परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको है ना 1 हफ्ते बाद में मैं पेमेंट करूँगा क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। तो मैंने सोचा अरे यार, अब ये पैसा देगा नहीं देगा, क्या भरोसा। तो मैंने इसको क्या बोला, ठीक है भैया, आप एक काम करो, मैं आपको 900 नहीं, मैं आपको 800 रुपये में ये साड़ी दे दूँगा। क्या हुआ? यहाँ पे एक और डिस्काउंट मिल गया। तो अब कस्टमर क्या देखेगा? अरे यार, अभी के अभी परचेज़ करूँगा तो मुझे 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, मैं परचेज़ कर लेता हूँ। तो उसने परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 डिस्काउंट के बारे में बात करा। तो ये जो पहला डिस्काउंट है, जो मैंने ही डिसाइड करा है कि मैं 900 रुपये में दूंगी, कस्टमर्स को सबको दूंगी, तो इस डिस्काउंट को मैं क्या बोलूँगी? इसको बोलूँगी मैं ट्रेड डिस्काउंट। जो मैंने ही डिसाइड कर दिया है कस्टमर्स को देने का, ये डिस्काउंट मैंने डिसाइड कर दिया है फॉर सब कस्टमर्स। बट किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को मैंने क्या करा, और 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्यों? ताकि मैं उससे इंस्टेंटली पैसे ले सकूँ, इमीडिएटली पेमेंट ले सकूँ। ठीक है, तो इमीडिएटली जब पेमेंट मांग रही हूँ तो मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया। तो इस डिस्काउंट को मैं क्या बोलती हूँ? कैश डिस्काउंट। समझे बच्चों? वो डिस्काउंट जो एक बिजनेस देता है कस्टमर्स को फॉर डूइंग दी सेल, टू इंक्रीज दी सेल। मुझे सेल बढ़ानी है, सेल खत्म करना है, या फिर मेरा माल खत्म करना है, या सेल बढ़ानी है, और मैं सभी को वही प्राइस में अगर प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वही डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और कभी कभार अगर मुझे इंस्टेंट पेमेंट चाहिए कस्टमर से कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, तो मैं उसको अगर एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट दे रही हूँ डिस्काउंट में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। समझे बच्चों? डिस्काउंट में 2 तरीके आएंगे। अगेन इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट्स शुरू करेंगे हमारे, तब एक और बार थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे कि ये कैश और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट क्या है? रीबेट। अब रीबेट बच्चों, यहाँ पे रीबेट, ये रीबेट भी सिमिलर एक टाइप का, ये रीबेट जो है, ये रीबेट भी एक टाइप का डिस्काउंट ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक कस्टमर आया, उस कस्टमर को बोला, वही साड़ी का कंटिन्यू कर रही हूँ मैं,
1000 रुपये की साड़ी थी, मैंने 900 रुपये डिसाइड करे, फिर मैंने 800 रुपये में सेल करी। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ कस्टमर को, ठीक है मैडम ये साड़ी आप है ना 600 रुपये में खरीद लो, 600 रुपये में खरीदी, बेच दी। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो डिस्काउंट ही हुआ, 200 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। बट डिफरेंस क्या होता है, देखो बच्चों, ये डिस्काउंट जो हमने कैश डिस्काउंट के नाम पे दिया था वो किसके लिए दिया था, वो दिया था सो दैट द कस्टमर कैन मेक अस अ पेमेंट वेरी सून और इमीडिएट। ओके, बट ये रीबेट जो है, ये रीबेट जो है इट इज गिवन हियर, देयर इज अ रिडक्शन इन अमाउंट। शब्द समझना बच्चों, देयर इज अ रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट क्वालिटी इज पुअर। लेट अस से मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी पुअर क्वालिटी है, या फिर वो प्रोडक्ट थोड़ा ख़राब हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है, तो मैं उसको और कम दाम में बेच रही हूँ। लेट अस से मैं एक साड़ी बेची, उस साड़ी में कहीं कुछ प्रिंटिंग गंदा हो गया या गलत प्रिंट हो गया यहाँ भी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कलर लग गया, ज़्यादा विजिबल है नहीं, लेकिन परचेज कस्टमर करेगा तब वो देखेगा सब कुछ। तो अगर कस्टमर ने देख लिया कि मैडम सर यहाँ पे तो ये प्रिंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मैं कैसे खरीदूँगी, तो अब दुकानदार क्या करेगा, बेचना तो है ही। अगर जाएगा ही नहीं, अगर वो साड़ी बिकेगी ही नहीं, तो मेरे लिए लेट से अगर मैं ये साड़ी सेल ही नहीं करूँगी तो मेरे लिए तो लॉस ही है ना बच्चों, जा ही नहीं रही। 600 रुपये जो आने वाले वो भी नहीं आएंगे। बट इससे अच्छा मैंने क्या करा, अब 800 रुपये का ना बेच के 600 में बेच रही हूँ, 200 कम आए लेकिन 600 तो आ गए ना, थोड़ा तो बेनिफिट हुआ ना मेरे। तो अगर एक प्रोडक्ट क्वालिटी, और लेट से मैंने एक शर्ट बेच रही हूँ, शर्ट पे कुछ बटन टूटे हुए कम कर दिए तो वो हो गया रीबेट। एक कुर्ता खरीदा जिसमें छोटा सा होल है, तो वो अगर मैं सेल कर रही हूँ तो वो हो गया रीबेट। कोई जीन्स बेच रही हूँ, थोड़ा फेडेड कलर है, बेच रही हूँ, क्यों, क्योंकि फेडेड है, थोड़ा क्वालिटी कम है, रीबेट। ओके, जब एक प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है और उसको हम बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीबेट, ना कि कैश डिस्काउंट। समझ आया? ओके, नेक्स्ट रीबेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट। ओके, वेरी सिंपल। बैड डेट अगेन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो जाते जाते हम डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल बस ये समझिए, मैंने आपको ही लेट से एक साड़ी बेची, 1000 रुपये में बेची, और आपने बोला कि मैं बाद में पैसे दूंगी, तो लेट से मैंने आपको 4 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम दिया, तो जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक आप मेरे बिजनेस के लिए क्या बने रहोगे, डेटर। मैंने आपको क्या करा, सेल करा। जब एक बिजनेस सेल करता है और पैसे बाकी हो, आना बाकी हो, तो उस जो बंदे से पैसे आने हैं वो बंदा बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, डेटार हो जाता है। और इस डेटार से मुझे 1000 रुपीज़ आने हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं इस कस्टमर को डेटार के रूप में ट्रीट करूंगी। अब क्या हुआ, इस डेटार, ये वाला बंदा आया और इसने बोला कि फिलहाल मेरे पास सिर्फ 700 रुपये है, मैं 300 रुपये बाद में दूंगा। बट अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये बंदा आया ही नहीं। ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, ही जस्ट वेंट अवे कि ओ भाई जाऊँगा तो पैसे मांग लेगी, तो मेरे पास आया ही नहीं, दूसरी दुकान पकड़ ली। तो अब जो ये 1000 रुपये में 700 रुपीज़ आए, जो रिमेनिंग 300 रुपीज़ मुझे नहीं मिले हैं ना, वो क्या हो गया, वो मेरे लिए ख़राब चीज़ हो गई, अब वो मेरे लिए बैड हो गया। तो इसको मैं क्या बोल दूँगी, ये हो गया हमारा बैड डेट। डेट मतलब क्या है, जैसे समझने के लिए, उससे मुझे पैसे आने थे तो उसका मेरे पे डेट था, अब उसने दिया नहीं तो वो बैड हो गया, गंदा हो गया, खराब हो गया। ठीक है, जो द अमाउंट विच इज irrecoverable, the amount which is irrecoverable from the debtor is called as a bad debt। जिससे पैसे नहीं आएंगे, हमें श्योर हो गया नहीं आ रहा, तो उसको हम बैड डेट के नाम पे ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, और लास्टली वी हैव सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज दैट पर्सन, solvency is a situation, a position where a person is able to pay the money। अब मुझे आपको लेटर से 10 लाख रुपए देने हैं, और अब मैं 10 लाख रुपए देने की मेरी पोजीशन है, मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकती हूँ, तो वो सिचुएशन, वो पोजीशन मेरा क्या होगा, सॉल्वेंसी पोजीशन होगा, वेयर आई एम एबल टू पे द मनी टू यू। व्हेन अ पर्सन इज इन द पोजीशन टू पे द मनी to the outsiders or to anyone, he is in the position to pay the money, then that person is called as solvent person। पर अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, 10 लाख रुपए थे देने हैं आपको, मैंने 7 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए में ओके 1000 रुपये जो है, जो
नहीं, ये लेते हैं 10 लाख रुपए में मैंने आपको 7 लाख रुपए दे दिए, बट अब आप कुछ भी करो, मुझे मारो पीटो, मेरे ऊपर केस करो, कुछ भी करो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको 3 लाख रुपए दे ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो आप, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं आपको पैसे रिटर्न कर सकूँ, तो मैं क्या यहाँ पे हो गई, इंसॉल्वेंट पर्सन हो गई. सो इफ़ आई एम अ पर्सन हु इज़ एबल टू पे द मनी, आई एम अ सॉल्वेंट पर्सन. But if I am unable to pay your money, then I become a insolvent person. समझे बच्चों, यहाँ हो गए हमारे concepts of basic accounting terms ख़त्म. I hope आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट करा हो, देखा हो, समझा हो. नहीं हो सकता है कि पहली बार देखते ही आपको समझ ना आए, 1-2 बार देखोगे, वर्ड सुनोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा. एंड अगेन ये करते करते ही प्रॉब्लम हम जब शुरू करेंगे तभी आपको ज़्यादा मतलब दिमाग में बैठेंगे. बट एक बार जब हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करें उससे पहले आपको पता तो होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, डेटार क्या है, क्रेडिटार क्या है. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फ्रॉम दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियो. तब तक सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज वी आर लर्निंग टुगेदर, growing together, scoring together. I'll see you in the next class, बच्चों. Thank you.